में रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार है और इस बीच में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में है और साथ ही साथ वो बागी विधायक जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की थी, जिनकी संख्या 6 बताई जा रही है, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। ये भी दावा किया है सुक्खू गवर्नमेंट ने। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। सीधे मैं आपको शिमला लिए चलती हूँ। मेरे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सबसे पहले ताजा अपडेट तो इस वक्त ये भी है कि 2 ऑब्जर्वर कांग्रेस पार्टी ने वहां भेज दिया है, भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार। ये दोनों, एक जो चेहरा है डीके शिव कुमार, उनको कांग्रेस पार्टी का हमेशा से संकट मोचक कहा जाता है। क्या ये जो हिमाचल में फिलहाल स्थिति बनी हुई है, यानी सरकार के ऊपर सीधे खतरा, ये खतरा बरकरार या टाल लिया जाएगा? देखिए, संकट मोचक जरूर है, लेकिन संकट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद जब उनको भेजा जाता है तो उनके हाथ में भी बहुत चीज़ें नहीं रहती हैं। परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा दे देना, 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग कर देना, उसके बाद ऑब्जर्वर आ रहे हैं, ऑब्जर्वर आकर के सारे विधायकों से, मंत्रियों से अब बात करेंगे। ये बात अगर कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले करते तो ये नौबत नहीं आती। अब बात करेंगे और बात करने के बाद कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट देंगे और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू को कि आपके नाम पर सहमति नहीं बन रही है तो आप इस्तीफा देने के लिए तैयार रहिए। लेकिन नया नाम कौन होगा, चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या वो प्रतिभा सिंह होंगी, क्या वो मुकेश अग्निहोत्री होंगे या फिर कोई और बाजी मार ले जाएगा, इस पर मंथन अभी होगा। अभी समय है, कुछ घंटे और इंतजार करना पड़ेगा और तब तय होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कब इस्तीफा देंगे। अगर ये 6 बागी विधायक लौटते हैं इस शर्त के साथ कि उनको बदला जाए तो फिर नया चेहरा कौन होगा। क्या इसी पे मंथन इस वक्त जारी है? ये जो 2 चेहरे जिसका मैं जिक्र कर रही थी, भूपेंद्र हुड्डा और इसके अलावा डीके शिव कुमार, क्या ये जो ऑब्जर्वर की भूमिका में पहुंचे हुए जो आला कमान का संदेश है, क्या सुक्खू को बदलने की कवायद? क्योंकि एक सुर में ऐसे विधायकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जो हर हाल में मानने को तैयार नहीं है सुक्खू के चेहरे पर। और जिन 2 नामों का आप जिक्र कर रहे थे उसमें प्रतिभा का नाम ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो 40 संख्या है विधायकों की, उसमें से 10 से ज्यादा जो विधायक है वो प्रतिभा के में से हैं। देखिए, जितने विधायक नाराज हैं उनको मना पाना मुश्किल है। अगर वो मांग कर रहे हैं कि सुक्खू को हटाया जाए, अगर सुक्खू को किसी तरह आलाकमान बनाए रखता है तो ये सरकार फिर स्थायी नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी ये सरकार। इसलिए आलाकमान, एक तथ्य उसके सामने और एक फैक्ट उसके पास है कि बहुत सारे विधायक नाराज हैं, मंत्री नाराज हैं, इसलिए उनको बदलने को तैयार है आलाकमान। इसमें कोई दो राय नहीं है। आलाकमान को यह बात पता है कि विधायक उनसे नाराज है, मंत्री नाराज है, इसलिए सुक्खू को बदलने को तैयार है। लेकिन उसकी 2-3 शर्तें हैं। पहली तो ये कि क्या जिस नाम पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसको सभी क्वार्टर्स का समर्थन है, जितने भी गुट हैं, क्या उनका कंसेंसस कैंडिडेट है? क्योंकि अगर नहीं होगा तो कल को फिर यही ड्रामा शुरू हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये विधायक वापस आ जाएंगे क्या? अगर ये विधायक वापस आ जाएंगे सुक्खू को हटाने की शर्त पर तो सुक्खू हटाए जाएंगे। अगर ये विधायक नहीं आते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास प्लान बी भी है कि इस तरह के और भी 2-4 विधायक हों तो उनको अयोग्य ठहरा दिया जाए, उनके खिलाफ शिकायत दी जाए विधानसभा अध्यक्ष के पास, वो अयोग्य ठहराएं, उसके बाद स्ट्रेंथ हाउस की कम हो जाए, तब बहुमत साबित कर पाए सुक्खू या फिर दूसरा कोई चेहरा जो आता है वो। तो ये कई रणनीति है। जब तक ये जितने भी पर्यवेक्षक हैं वो बातचीत नहीं कर लेते, कांग्रेस आलाकमान से बात नहीं कर लेते, तब तक तस्वीर साफ नहीं होगी। 2 बातें अभी स्पष्ट हैं, विधायक नाराज हैं, मंत्री नाराज हैं, आलाकमान सुक्खू को बदलने के लिए तैयार है, लेकिन किस चेहरे के बदले बदला जाएगा वो, उसको लेकर मंथन चल रहा है। अरुण, मैं एक वाक्य का जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा था कि हो सकता है कि प्रतिभा के अलावा भी कोई तीसरा ऐसा नाम आ जाए जो बाजी मार जाए। ऐसा हमने पंजाब में देखा, जब कैप्टन को हटाने की बारी आई तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू वो चेहरा हो सकते हैं, वो भी उसी तरीके से कॉन्फिडेंटली आगे भी बढ़ रहे थे, लेकिन चन्नी का नाम सामने आ गया और ये सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा था। क्या इस बीच जो प्रियंका गांधी की भूमिका है, क्या किसी तीसरे नाम पर भी मंथन विकल्प के तौर पर?
देखिए, प्रियंका गांधी ने यहाँ अपना घर बनवाया, यहाँ वो आती जाती रहती हैं। राजू शुक्ला जो यहाँ के प्रभारी हैं वो प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी से जोड़ा जाता है हिमाचल की सियासत को। लेकिन सही बात यह है कि कांग्रेस की जो आला कमान है, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, वो लगातार संपर्क में हैं पर्यवेक्षकों के और उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर उनको इस बात का एहसास हो जाए कि सुक्खू को लेकर के आगे हम नहीं बढ़ सकते, पार्टी टूट जाएगी, तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, सुक्खू को बदलने का मन बना लिया उन्होंने। लेकिन कोई और चेहरा ढूंढना बड़ी बात इस वक्त आप बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को अपडेट करेंगे। इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है? उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। अब से ठीक 24 घंटे पहले उन्होंने यही दावा किया था और आज भी वो यही दावा फिर से कर रहे हैं कि अल्पमत में है सुक्खू सरकार। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। अब जब बहुमत नहीं है तो उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बजट को पारित कर सके। उसके लिए एक ही तरीका उन्होंने निकाला कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करो, और विधायकों को सस्पेंड बेवजह किया गया, 15 विधायकों को। और उसके बाद अब वो बजट पास करने की कोशिश करेंगे। ये नैतिकता के बहुत खिलाफ है, नियम के भी खिलाफ है। और ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये अनुभव लग रहा है, जिनको महसूस हो रहा है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। नैतिक अधिकार बजट पास करने का, सत्ता में रहने का कांग्रेस के पास अब है ही नहीं। जब राज्यसभा में उनके 43 में से 34 ही विधायक रह गए, बाकी उनके खिलाफ हो गए, तो इस बात को उनको समझना चाहिए। बयान जो भी हो नेताओं के, लेकिन सच्चाई तो यह है कि राजनीति में नैतिकता शब्द अब है नहीं। मैं सीधे अपने सहयोगी अरुण का रुख करूंगी। अरुण, हमने कांग्रेस पार्टी के हवाले से बातें कर ली कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरीके से दिल्ली का हस्तक्षेप है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि पहला दांव चला है स्पीकर के जरिए। कांग्रेस पार्टी ने 15 बीजेपी के विधायकों को निष्कासित करके, अब बीजेपी के पास प्लान भी क्या है? देखिए, दोनों बातें रिलेटेड भी हो सकती हैं। बीजेपी के 15 विधायकों को अगर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है और सुक्खू ये कह रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान ही हम विश्वास मत हासिल कर सकते हैं, संख्या बल दिखा सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि बजट अगर वो डिवीजन से भी पास करना चाहें और इन विधायकों को अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा तो डिवीजन से वो पास भी करा सकते हैं, जो उनके पास बहुमत इस समय है। अगर ये 15 विधायक होंगे ही नहीं तो फिर तो सदन की स्ट्रेंथ फिर कम हो जाएगी ना। तो यही मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये विकल्प एक है, कांग्रेस के पास भी है, उसके बाद वो कह देंगे कि हमने तो बहुमत साबित कर दिया, हमारे पास तो सदन में बहुमत है। लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूं कि ये स्पीकर ने जो फैसला दिया है, स्पीकर के फैसले के खिलाफ राज्यपाल तक जा सकते हैं और राज्यपाल तक चले गए वो। उसके अलावा अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो वो इस कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये मामला लंबा खींचेगा, ऐसा लगता नहीं कि इतना जल्दी इसका पटाक्षेप होने वाला है। इस बीच जो बातें आप कह रही हैं, बीजेपी के पास विकल्प क्या? बीजेपी के पास विकल्प यह है कि विक्रमादित्य सिंह नाराज हैं, इसके पहले 6 विधायक उनके ऑलरेडी साथ हैं, 2-4 और विधायकों का इंतजाम कर लिया जाए। दल विदल जो कानून है वो तो बाद में देखा जाएगा, उसमें तो स्पीकर और उसके बाद कानूनी लड़ाई लंबी होती है। फिलहाल सरकार को गिरा दिया जाए, ये भी बीजेपी की रणनीति हो सकती है, लेकिन वो तब होगी जब उनके पास पर्याप्त संख्या बल हो जाए जो कांग्रेस की सरकार को गिरा सके। और दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही। अच्छा अरुण, ये संभव है क्या? क्योंकि मैं आंकड़ों के लिहाज से अगर आपसे समझना चाहूं, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में अगर ये कदम उठाया भी जाता है, 68 मात्र सीटें हैं वहां की और लोकसभा के लिहाज से बहुत ज्यादा कमोबेश स्थिति हो नहीं सकती है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी एक सीट के लिए बड़ी लड़ाई लड़ती है। अभी झारखंड में हमने देखा कि वहां पे बीजेपी ऐसी कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ उस तरीके से हुआ नहीं। तो यहां आपको लोकसभा चुनाव के एंगल से क्या लग रहा है कि बीजेपी जो 6 विधायकों को सीआरपीएफ के दायरे में लेके चल रही है, वो आगे आने वाले वक्त में यही होने जा रहा है या यहीं पे कहानी खत्म है? देखिए, बीजेपी एक सांसद को अपने पाले में ला रही है। आप देखिए, सिर्फ राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के भी मधु कोड़ा जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी थी, उनको कांग्रेस ने से वापस ले लिया, बीजेपी ने उनको शामिल करा लिया। उत्तर प्रदेश की बात करिए, वहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं उनको शामिल करा लिया। राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, जो लोग भी इस्तीफा देकर के आ रहे हैं वो बीजेपी उनको ले रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो 2024 का चुनाव है वो पूरी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है। वो चाह रही कि जो पिछले उसके आंकड़े हैं उससे ज्यादा उसके पास सांसद चुन के आए। तो हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन जो लोकसभा की सीटें ज्यादा से ज्यादा
जीतना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी और इन सभी सीटों को जीतकर केंद्र में एक मजबूत तीसरी बार सरकार का जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, जाहिर सी बात है एक एक सीटों से जो है बूथ से जो जिसको कहते हैं घड़ा भर जाता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, वो किसी भी चुनाव को, लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो या फिर विधानसभा, किसी भी चुनाव को वो लाइटली नहीं लेते। पूरी गंभीरता, पूरी तैयारी और पूरे गंभीरता के साथ उसकी तैयारी करते हैं, रणनीति बनाते हैं। के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो तो निकाय चुनाव भी इस स्तर पर लड़ती है जैसे लगता है कि लोकसभा चुनाव हो। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इससे पहले पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी दोहराया कि 2 से 3 दिन में आगे की स्ट्रैटेजी मैं तय करूंगा। लेकिन इस बीच स्थिति क्या बनी है आप सबके सामने। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ। और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरीके की चीज़, किस चीज़ क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज़ को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ें भावनात्मक होती है, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी, इस चीज़ पे जो है वो अच्छा नहीं लगा और मैं आज इस चीज़ को जाहिर कर रहा हूँ। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज़ के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज़ को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमांड का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है। इस्तीफे के ऐलान के बाद कांग्रेस विधायक भावुक होकर विधायकों की आवाज दबाने का आरोप लगा दिया। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं।
और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है।